Good morning, students. Now we will continue the next part of chapter 7, changing cultural tradition. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इसका हम जो आगे पढ़ने वाले थे वो है चेंजेस विद इन द क्रिश्चियनिटी, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, है ना. 15th और 16th सेंचुरी में नॉर्थ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो थी वहाँ पर स्कॉलर्स अट्रैक्ट हुए थे ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ से काफ़ी. इटालियन स्कॉलर्स की तरह ही उन्होंने क्लासिक ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को अटेंशन पे किया और साथ ही उन्होंने जो क्रिश्चियंस की सीक्रेट बुक थी, जो उनकी पवित्र पुस्तकें थीं, उन पर भी अपना ध्यान दिया. जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को लीड किया, जिन्होंने चर्च के मेंबर्स को भी इन्फ्लुएंस किया. दे डिस्कार्डेड द मीनिंगलेस राइट्स, जो महत्वहीन राइट्स होते थे, रिचुअल्स होते थे, उनको उन्होंने डिस्कार्ड किया, उनकी पूरी तरह से अवहेलना की. और जो उन्हें लगता था कि ये इन्हें क्रिश्चियंस ने डायरेक्ट किया है, एडिशन बाद के जो एडिशन थे, और उन्होंने जो क्रिश्चियंस थे जिन्होंने रिलीजन को फॉलो किया था, एंशिएंट टेक्स्ट जो था उनका रिलीजन, उसमें उन्होंने मेंशन किया है उनके बारे में. ठीक है. द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट्स लाइक थॉमस मोरे ऑफ इंग्लैंड, है ना. क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोरे थे और इरेस्मस हॉलैंड के जो थे, उन्होंने ये एज्यूम किया कि चर्च जो है कंट्री में वो एक ग्रीड का सेंटर बने हुए हैं, लालच का केंद्र बन चुके हैं और मनी को एग्जॉर्ट करते हैं फोर्सिबली. कॉमन मैन से, जो आम लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, इनसे पैसा खींचते हैं ज़बरदस्ती और ग्रीड का सेंटर बन चुके हैं जो चर्च है यहाँ पर. द सेलिंग ऑफ इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट वॉज वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन मनी, है ना. जो इंडल्जेंस थे, एक डॉक्यूमेंट होते थे, उनको बेचना मनी ऑब्टेन करने का एक मेथड बन चुका था. जो इंडल्जेंसेस थे उसमें लोगों से प्रॉमिस किया जाता था कि उन्हें, अगर वो इस इंडल्जेंस को खरीदते हैं तो वो सारी जितने उन्होंने सिन किए हैं, जितने पाप किए हैं, उन सब से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी सारे. और उन्हें पास्ट में उनके द्वारा किए हुए जितने भी सिंस हैं उन सब से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा. जो प्रिंटेड बाइबल था लोकल लैंग्वेज में, उसे भी क्रिश्चियंस ने डिस्क्लोज किया कि उनका जो रिलीजन है वो उन्हें अलाउ नहीं करता है इस तरह के प्रैक्टिसेस के लिए. जो पीजेंट्स थे, आम आदमी थे और जो प्रिंसेस थे, उन्होंने रिबेल करना शुरू किया इन टैक्सेस के अगेंस्ट जो चर्च उन पर लगाती थी, और जो उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था स्टेट की वर्किंग में, इसके अगेंस्ट भी उन्होंने आवाज़ उठाई. ठीक है. इन 1517 मार्टिन लूथर, जो एक जर्मन मोंक थे, उन्होंने रिफॉर्मेशन के लिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है भगवान से, ईश्वर से कांटेक्ट करने के लिए, है ना. दैट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ जर्मन एंड स्विस चर्चेज विद द पोप एंड कैथोलिक चर्च. ये जो मूवमेंट था, ये जो रिफॉर्मेशन था, इसके कारण जो जर्मन और स्विस चर्चेज थी, वहाँ पर पोप और कैथोलिक चर्च का जो उनका दबदबा था वो वहाँ पर ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया. स्विट्ज़रलैंड में उल्रिच ज़्विंगली और जियान कैल्विन, उन्होंने मार्टिन लूथर के आइडिया को फॉलो किया. ये जो रिफॉर्मर्स थे, ये ग्रेटली पॉपुलर हुए और टाउन्स और रूरल एरियाज़ में इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला. दूसरे जो जर्मन रिफॉर्मर्स थे जैसे कि एना बैप्टिस्ट, वो ज़्यादा रेडिकल थे और दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ साल्वेशन. उन्होंने साल्वेशन के आइडिया को ब्लेंड किया और हर तरह के सोशल ऑपरेशन को उन्होंने ब्लेंड किया. उनका आर्ग्यूमेंट था कि जो ईश्वर है उसने हर व्यक्ति को बनाया है और सबको इक्वल बनाया है, इसीलिए वो किसी तरीके का टैक्स वो पे नहीं करेंगे, उनसे किसी तरीके का टैक्स पे करना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना प्रीस्ट चुनने का अधिकार खुद है. ये जो आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड हुए थे फ्यूडल्स में, उन्होंने जिन्होंने पीजेंट्री को, किसानों को काफ़ी अप्रेस किया था, उनको काफ़ी दबाया था, अब वो भी
रिवोल्ट करने लगे। मार्टिन लूथर का अपोज किया गया था रेडिकलिज्म के थ्रू, और उनको कहा गया, जो जर्मन रूलर्स थे उन्होंने उनकी रिबेलियन को सप्रेस करने की कोशिश की 1525 में। इंग्लैंड में जो रूलर्स थे उन्होंने पोप के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया, और किंग और क्वीन जो थे अब वो चर्च के हेड बन गए थे उस समय के बाद से। स्पेन में इगेंटियस लोयोला, उन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी, सोसाइटी ऑफ जीसस ऑर्गेनाइज किया था 1540 में। उनके फॉलोअर्स जिन्हें जीसुइस्ट कहा जाता था। इस सोसाइटी का जो एम था वो ये था कि जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको उनकी सेवा करना और नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना, दूसरे कल्चर्स के लिए, दूसरे कल्चर्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था इस सोसाइटी का। ठीक है। नाउ द डेवलपमेंट इन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, द कोपर्निकन रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कोपर्निकन रेवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रिश्चियन नोशन पर क्वेश्चन किया। कौन सा क्रिश्चियन नोशन? जिसमें ये कहा गया कि व्यक्ति को पापी के रूप में, सिनर मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे पाप किए हों, है ना। तो क्रिश्चियन जो चर्च होते थे उस समय पर, जो पोप होते थे, वो उनको बोलते थे कि आप हमें इतना पैसा दोगे तो हम आपको इन आपके पास्ट में किए हुए जितने भी सिन हैं, पाप है, उनसे हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो ये जो नोशन था, सिनर, मैन एज अ सिनर, इस क्रिश्चियन नोशन पर सवाल उठाए साइंटिस्ट्स ने। क्रिश्चियंस ये मानते थे कि जो अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाप होते रहते हैं आए दिन, और इस पाप का जो बोझ है वो स्टेशनरी है, वो बना रहता है। अर्थ जो था वो सेंटर था यूनिवर्स का, सेलेशियल प्लैनेट्स जहाँ पर, जिसके अराउंड मूव करते हैं। कोपर्निकस ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अर्थ जो है दूसरे प्लैनेट्स के साथ रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट हैंडओवर किया डी रेवोल्यूशनविस को, है ना। रोटेशन की थ्योरी जो थी उन्होंने ये लिखी थी, और अपने डिसाइपल जोचिम रिकेटस को अपने डेथ के पहले ये जो थ्योरी थी उसको हैंडओवर कर दिया था। लोगों ने इस ट्रूथ को बाद में फिर एक्सेप्ट भी किया। जोहानस केपलर अपनी थ्योरी के लिए पॉपुलराइज हुए। उनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि अर्थ जो है सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसके सेंटर में सन है। उनका जो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री थी, है ना, उसमें उन्होंने प्लैनेट के रेवोल्यूशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कल में रिवॉल्व नहीं होते हैं बल्कि एक्लिप्सिस में जो है मूव करते हैं। गैलीलियो गैलीली ने उनका जो उन्होंने बुक लिखी थी है द मोशन, इसने एक डायनेमिक वर्ल्ड के नोशन को प्रूव किया। साइंस में जो रेवोल्यूशन हुए, इससे ग्रेविटेशन की जो थ्योरी है वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। ग्रेविटेशन की थ्योरी जो इजाक न्यूटन ने जो दी है ना, आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई जो थ्योरी है, ये अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई थी साइंस के रेवोल्यूशन के साथ ही। जो इनके वर्क्स थे वो रैपिडली एक्सटेंड होते गए इन द फॉर्म ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हिस्टोरियन ने इस नए अप्रोच को साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया है। ठीक है। तो ये जो एरा था वो साइंटिफिक डेवलपमेंट का, एस्ट्रोनॉमिक डेवलपमेंट का एरा था, और जो भी थ्योरीज हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो इस समय डेवलप हुई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन द माइंड ऑफ सेप्टिक्स एंड नॉन बिलीवर्स, नेचर रिप्लेस्ड गॉड एज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो अब जो लोगों के दिमाग में ये था कि ईश्वर जो है क्रिएशन करता है, क्रिएशन का सोर्स है, अब ये जो है रिप्लेस हो गया लोगों के दिमाग से। जो गॉड, जो लोग भगवान को मानते थे
उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है पूरे संसार की लिविंग को। एक नया साइंटिफिक कल्चर एग्जिस्टेंस में आया, काफ़ी सारे जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ थी वो पॉपुलराइज हुई गॉड्स के आइडियाज़ से दूर हटके, है ना। जो चर्च जब थे तो वो ईश्वर उनका, वो लोगों को यही बताते थे कि ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर जन्म देता है, वो जो है पालन पोषण करता है। लेकिन जब साइंटिफिक कल्चर स्टार्ट हुआ तो इससे जो एक नई सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटीज़ जो हैं वो फॉर्म होने लगी, जैसे कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1662 एंड पेरिस अकेडमी इन 1670। यहाँ पर लेक्चर्स होल्ड किए जाते थे और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे पब्लिक की व्यूइंग में, और लोगों को बताए जाते थे फिर उसके बारे में। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब और कैसे शुरू हुआ? मॉडर्न राइटर जैसे कि पीटर बुर्क जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो बरकाट थे उन्होंने शार्प डिस्टिंक्शन को एग्जिक्रेट किया था इस पीरियड के दौरान, और एंड द वन दैट प्रीसीडेड इट बाय टर्मिंग इट एज रेनेसांस, है ना। तो जो बरकाट थे उन्होंने रेनेसांस टर्म प्रोसीड किया था, इस टर्म को उन्होंने दिया था। ये जो टर्म है ये इम्प्लाई करता है एज द रीबर्थ ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन एंड द सब्सटीट्यूशन। हमने क्या पढ़ा था पीछे कि रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ, है ना। तो ये जो टर्म है इसने ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के रीबर्थ को इम्प्लाई किया और प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड को सब्सटीट्यूशन खोजा क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, जो इसमें आर्टिस्ट और स्कॉलर्स रहे हैं इस पीरियड में ना। जो ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो काफ़ी एग्जिक्रेट हुए, काफ़ी प्रचलित हुए, और रेनेसांस का जो ये टर्म था एक पीरियड के रूप में इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी लेकर के आया। मिडिल एज जो था डार्कनेस का पीरियड था, और इसे इजीली जनरलाइज किया जा सकता है। जो एलिमेंट्स थे रेनेसांस के वो ऑलरेडी 12th और 13th सेंचुरी में देखे जा चुके थे। इवन 9th सेंचुरी में फ्रांस में इसी तरीके का लिटरेरी और आर्टिस्टिक एफर्ट फ्लोरिश हुआ था। जो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी फाइंडिंग्स थी रोमन कल्चर में वो ये दिखाती हैं कि जो टेक्नोलॉजीज और स्किल थी एशिया में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यूरोप में कल्चरल चेंज को लाने में, है ना। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगोल इन्वेशन। इस्लाम और मंगोलों का जो इन्वेशन रहा है उसने एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को लिंक किया यूरोप के साथ ट्रेड में और लर्निंग स्किल्स में, और साथ ही पॉलिटिकल कनेक्शंस के से भी उन्हें जोड़ा। यूरोप जो था रोम्स के साथ और ग्रीक्स जो थे उन्होंने नॉलेज फ्रॉम यूरोप अलॉन्ग विद रोमन्स एंड ग्रीक्स गॉट नॉलेज फ्रॉम इंडिया, चाइना, ईरान, अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। ट्रेड और पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण जो यूरोप था उसने रोमन और ग्रीक्स के साथ साथ इंडिया, चाइना, ईरान, अरेबिया और सेंट्रल एशिया से भी नॉलेज गेन की। द एशियन कॉन्ट्रीब्यूशंस वर सून फॉरगॉटन विद द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द यूरोप सेंटर्ड व्यू पॉइंट। एशिया का जो कंट्रीब्यूशन था इसमें उसको अब बहुत ही जल्द भुला दिया गया, और जो हिस्ट्री लिखी गई उसमें यूरोप को एक सेंटर के रूप में रखा गया। An important change that did happen in this period was the gradual separation of public and private life of a person। जो एक बहुत important बदलाव आया था इस पीरियड में वो ये था कि व्यक्ति के प्राइवेट और पब्लिक लाइफ का सेपरेशन होने लगा था धीरे धीरे। 18th सेंचुरी तक पॉलिटिकल सेंस में सभी जो मैन थे उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल चुके थे। यूरोप जो कि पहले ही यूनाइट हो चुका था, अब वो स्टेट्स में डिसॉल्व हो गया, और हर जो ईच यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, और जो सारे यूनाइटेड थे वो कॉमन लैंग्वेजेस पर बेस थे, है ना। इनका जो यूनिटी थी इनकी किस पर बेस्ड थी, उनके कॉमन लैंग्वेज पर। तो जिस एरिया का लैंग्वेज कॉमन होता था वो एरिया यूनाइट कर दिए जाते थे, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए गए हैं आपकी बुक्स में।
इवेंट्स के बारे में। पहला है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 14th सेंचुरी, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 15th सेंचुरी। जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन अलग अलग इसमें सेंचुरीज़ में, आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकते हो। और ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे। दोनों ही जो पार्ट हैं इस चैप्टर के, उन्हें बहुत ही ध्यान से आप सुनिए, समझिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ओके, आफ्टर दैट मैं इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।